स्टूडेंट्स, तो पिछली क्लास में हमने जो इंस्टेंटेनियस रेट है, एवरेज रेट है या फिर इनिशियल रेट है, उनके बारे में देखा था, उनकी थोड़ी बहुत थ्योरी देखी थी। और अब हमें इनके कुछ क्वेश्चंस हैं और रेट के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हमें धीरे धीरे किस प्रकार से रेट के क्वेश्चन बनेंगे वो हम देखते हुए आगे चलेंगे। सबसे पहले हमें ये क्वेश्चन दे रखा है कि अभिक्रिया R टेंड्स टू P, R रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, P प्रोडक्ट में अभिकारकों की सांद्रता, अभिकारक दे रखा हो या क्रियाकारक दे रखा हो, जो भी दे रखा है, तो वहां पर उनकी कॉन्सेंट्रेशन है कि सांद्रता 0.03 मोलर से 25 मिनट में परिवर्तित होकर 0.02 मोलर रह जाती है। क्रियाकारकों के सापेक्ष रासायनिक अभिक्रिया की औसत दर हमें ज्ञात करनी है। अगर एवरेज रेट हमें ज्ञात करनी हो तो किस प्रकार से एवरेज रेट हम ज्ञात करेंगे? इसने क्या बोला है? क्रियाकारकों के सापेक्ष, क्रियाकारकों के सापेक्ष बोला है। इसका अर्थ है कि हम यहाँ पर नेगेटिव साइन यूज में लेते हुए चलेंगे, लेकिन निकालना क्या है? हमें रासायनिक अभिक्रिया की दर निकालनी है, तो आर एवरेज हमें ज्ञात करना है। आर एवरेज ज्ञात करना है इसके सापेक्ष, इसके रिस्पेक्ट में, जबकि हमें रासायनिक अभिक्रिया की दर की बात कर रहा है, तो आर एवरेज है वो रेट ऑफ रिएक्शन जो हमें निकालनी है, वो किसकी निकालनी है? एक रासायनिक अभिक्रिया की, संपूर्ण अभिक्रिया की दर निकालनी है। किस प्रकार से निकालेंगे? तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास में जो रिएक्शन दे रखी है वो दे रखी है R टेंड्स टू P। सबसे पहले हमें जो दे रखा है वो लिख लेंगे हम, R टेंड्स टू P। इसके साथ में क्रियाकारकों की सांद्रता 0.03 मोलर से 25 मिनट में परिवर्तित होकर, देखिएगा अगर हम इसकी कॉन्सेंट्रेशन को स्टार्टिंग में कितनी थी, इनिशियल कितनी थी, 0.03 मोलर, और 25 मिनट में परिवर्तित होकर, मतलब कि 25 मिनट के अंदर परिवर्तित हो रही है। स्टार्टिंग कहां से थी? हम t बराबर 0 से स्टार्टिंग लेते हुए चलेंगे, तो t इक्वल टू 0 हमारा क्या हो जाएगा? इनिशियल टाइम हो जाएगा। और 25 मिनट में परिवर्तित हो रही है, 25 मिनट के अंदर अगर ये चेंज हो रही है और चेंज होकर कितनी हो जाती है? 0.02 मोलर, मतलब कि यहां से यहां तक आने में इसकी जो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन है उसके अंदर क्या हो रही है? कमी हो रही है। अगर हम मान लेते हैं कि t बराबर t इक्वल टू 0 सेकेंड पर रिएक्टेंट की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कितनी थी? 0.03 मोलर। अब एक टाइम ऐसा होगा कि जब टाइम कितना हुआ, t इक्वल टू 25 सेकेंड नहीं है, ये मिनट है, 25 मिनट हुआ, तब इसकी कॉन्सेंट्रेशन वो कितनी होगी? 0.02 मोलर होगी। तो हम अगर इसको C1 मान ले और ये हमारा क्या हो जाएगा? C2, C1, और ये हमारा क्या? C2, और ये हमारा क्या हो जाएगा? T1, और ये हमारा क्या हो जाएगा? T2। यही होगा कि हम कहें कि टाइम T1 पर जो कॉन्सेंट्रेशन है वो है C1, T1 कितना? 0, और कॉन्सेंट्रेशन कितनी? 0.03, और टाइम T2 पर जो कॉन्सेंट्रेशन है वो है हमारी कितनी? C2। टाइम T2 कितना हुआ? 25 मिनट, और ये हमारे पास में कितनी होगी? 0.02 मोलर। इसके लिए अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं तो R एवरेज इक्वल टू, ये बन जाएगा माइनस में dR अपॉन में dt। क्यों? क्योंकि ये किसके रिस्पेक्ट में है? क्रियाकारक के रिस्पेक्ट में दे रखा है, तो माइनस dR अपॉन में dt बन जाएगा। अब हमें ये कॉन्सेंट्रेशन हमने C की टर्म्स में लिखा है, तो हम इसे लिख सकते हैं कि माइनस में ये क्या रहा होगा? dC अपॉन में dt। अगर आपको अभिक्रिया की रेट निकालनी है पूरी की पूरी, आप देखिएगा यहाँ पर हमारे पास में स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है? 1, और यहाँ पर भी कितना है? 1। इसको हम ये लिख सकते हैं 1/1, और ये भी कितना हो जाएगा? 1/1 हो जाएगा। कुल मिलाकर अगर हमें इसमें चेंजिंग करनी है तो किस प्रकार से चेंज करेंगे वो देखना है। देखिएगा ये वाला फॉर्मूला हम नहीं लगा सकते इसके अंदर। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो चेंज हो रही है टाइम के अकॉर्डिंग।
एक टाइम इंटरवल दे रखा है हमें 0 से 25 मिनट। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला हम नहीं लगाएंगे, हम डी को यूज में नहीं लेंगे, हम किसको यूज में लेंगे, यहाँ पर डेल्टा को यूज में लेंगे। तो डेल्टा को यूज में ले लेते हैं हम, तो यहाँ पर लिख देते हैं डेल्टा आर या डेल्टा सी, और यहाँ पर डेल्टा टी और ये डेल्टा टी। कुल मिलाकर अगर हम लिखें आर एवरेज तो ये बन जाएगा कितना, माइनस में और C2 माइनस C1 और बटा में T2 माइनस T1। C2 हमें कितना दे रखा है, तो C2 जो दे रखा है वो है हमारे पास में कितना 0.02, तो ये लिख लेते हैं 0.02 माइनस में कितना है 0.03 C1, 0.0 ये कितना हो गया 3 अपॉन में T2 की वैल्यू कितनी है 25 है, तो ये हो जाएगा 25 माइनस में कितना 0, तो ये बन जाएगा 0। अब क्या करना है आपको, इसको अगर माइनस करोगे तो ये कितना बन जाएगा 0.01, और ये भी वैल्यू किसमें आएगी, माइनस में आएगी, है ना, अपॉन कितना बन जाएगा 25। माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा 0.01 अपॉन में 25, पॉइंट को हटा दीजिएगा, तो 1 अपॉन में 25 इंटू में क्या बन जाएगा 100। अगर इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास में ये बनेगा 0.04 इंटू 10 टू पावर, इसको 100 को ऊपर ले आएंगे माइनस, या फिर हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी आर एवरेज की, आर एवरेज इक्वल टू ये बन जाएगा 4 इंटू 10 टू पावर -4, और यूनिट क्या हो जाएगी मोल लीटर इनवर्स, है ना, या फिर इसे मोलर में थी तो मोलर, और साथ में क्या आ जाएगा मिनट, या मिनट इनवर्स लिख सकते हो, तो मोलर पर मिनट या मिनट इनवर्स। अगर यहां पर मिनट दे रखा है, वो बोलता है सेकंड के अंदर चेंज करना है, तो मिनट को सेकंड के अंदर चेंज करना आता है आपको, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसमें आंसर लिख सकते हो सेकंड में भी, तो उसको मिनट को सेकंड में चेंज कर लीजिएगा। इस प्रकार से ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। जो इसमें आपको करना क्या है, मेन यही इतना ध्यान रखना है, क्रिया कारकों के सापेक्ष बोला है तो माइनस साइन यूज में लेना है। संपूर्ण अभिक्रिया की दर की बात कर रहा है, संपूर्ण अभिक्रिया की दर की स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट काम में लेंगे, लेकिन यहाँ पर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, इसलिए हम डायरेक्ट लिख देते हैं इसको। तो यहाँ पर डेल्टा साइन है वो यूज में लेंगे, क्योंकि एक टाइम इंटरवल दे रखा है। इसके बाद में आगे क्वेश्चन और लिखिएगा, ये नोट कर लो। क्वेश्चन लिखिए, अभिक्रिया 2A टेंस टू P में क्रिया कारकों की सांद्रता 0.5 मोल लीटर इनवर्स से 0.5 मोल लीटर इनवर्स से 10 मिनट में 10 मिनट में परिवर्तित होकर 0.4 मोल लीटर इनवर्स रह जाती है, तो क्रिया कारकों के सापेक्ष रासायनिक अभिक्रिया की औसत दर ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है, देखिएगा चेंजिंग कुछ भी नहीं है, थोड़ी बहुत चेंजिंग है, और वो है इसके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के कारण। तो क्या आएगा इसका आंसर, देखते हैं हम। एवरेज रेट निकालनी है, और वो भी किसके सापेक्ष,
रिएक्टेंट के। तो विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट निकालना, सबसे पहले हमें जो दे रखा है वो लिख लेते हैं। हमारी जो रिएक्शन है वो क्या है, 2A टेंस टू P। अब कह रहा है कि हमारे पास जब टाइम कितना बोल रहा है 0.5 मोल लीटर इनवर्स से 10 मिनट में घटकर, है ना, तो 10 मिनट में ये परिवर्तित हो रही है। तो 10 मिनट में परिवर्तित हो रही है मतलब कि पहला टाइम हमें क्या लेना है, t इक्वल टू 0 पे लेना है ना। तो हम मान लेते हैं ये t1 है और ये कितना है 0। कितनी थी इस पे कॉन्सेंट्रेशन इसकी। अब कॉन्सेंट्रेशन का हमें क्या पता चलेगा, अगर ये नहीं दे रखा है तो इसकी यूनिट से देखिएगा, यूनिट कितनी है, मोल लीटर इनवर्स। तो मोल लीटर इनवर्स किसकी यूनिट होती है, सांद्रता की। तो ये हो जाएगा हमारे पास में कितना 0.5 मोल लीटर इनवर्स, या फिर T इक्वल टू कितना, जब 10 होता है 10 मिनट होता है तो कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाती है 0.4 मोल लीटर इनवर्स। ये अगर हम माने कि ये हमारा क्या है T2 है, ये T1 पर कॉन्सेंट्रेशन C1 और T2 पर कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी C2। हम कह सकते हैं टाइम T1 पर कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी, C1 थी, C1 T1 कितना 0, तो कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी 0.5 मोल लीटर इनवर्स थी। जब टाइम T2 हुआ तो कॉन्सेंट्रेशन है वो C2 होगी, ये मिनट में है। T कितना हुआ 10 हुआ, 10 मिनट में ये घटकर कितनी होगी 0.4 मोल लीटर इनवर्स होगी। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है R एवरेज निकालना है। तो R एवरेज अगर आपको निकालना है तो क्या करोगे, R एवरेज इक्वल टू हमारे पास बन जाएगा कितना, देखिएगा ये क्या दे रखा है, इसका स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है। और अब की बात स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट हम साथ में लेंगे, क्यों, क्योंकि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन हम निकाल रहे हैं संपूर्ण अभिक्रिया के तहत। तो कितना है स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1/2। और इसके साथ में देखिएगा क्या हो रहा है, टाइम इंटरवल दे रखा है, और टाइम इंटरवल दे रखा है तो हम डेल्टा साइन यूज में लेंगे, लेकिन किसमें, क्रिया कारकों के लिए माइनस साइन यूज में लेंगे। और माइनस साइन आ जाएगा माइनस और डेल्टा C अपॉन में डेल्टा T। या फिर हम इसे लिख सकते हैं R एवरेज 1/2 और ये बन जाएगा माइनस में C2 माइनस C1 अपॉन में T2 माइनस T1। ये हो गया, इसको आगे लिखें तो ये बनेगा हमारा क्या 1/2 माइनस में C2 कितना दे रखा है, C2 हमारा कितना है 0.4, तो हम यहां पर 0.4 लिख देते हैं, माइनस में कितना C1 कितना है 0.5, तो ये बन जाएगा हमारा 0.5 अपॉन में T2 माइनस में T1। T2 कितना है हमारा 10 और T1 कितना है 0, तो 10 माइनस में ये हो गया 0। कितना बनेगा 1/2 माइनस, और माइनस में कितना बन जाएगा 0.1 अपॉन में 10, माइनस से माइनस कितना हो गया प्लस हो गया, तो ये हो जाएगा 0.1 और ये बन जाएगा 2 इंटू में 10। या फिर ये बनेगा हमारा कितना, पॉइंट को हटा दीजिएगा, तो जैसे हटाएंगे तो ये क्या बन जाएगा 1/2 और इंटू में 1/100। या फिर 1/2 को हम लिख सकते हैं 0.5 इंटू में 10 टू पावर -2, या बन जाएगा हमारा कितना, इसको हटाएंगे तो ये बनेगा 5 इंटू 10 टू पावर -3। यूनिट किसमें थी, मोल लीटर इनवर्स, और साथ में क्या आ जाएगा इसमें टाइम की भी यूनिट आएगी, तो ये मिनट इनवर्स हो जाएगा। तो ये बन जाएगा मोल लीटर इनवर्स और ये बन जाएगा मिनट इनवर्स। ये क्या आया है हमारे पास में, ये आ गया R एवरेज आ गया है विद रिस्पेक्ट टू इस कौन सा क्रियाकार के सापेक्ष। ये इस प्रकार से हम इसकी रेट निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, 2 हो जाएगा।
तो ये आपको इस प्रकार से लेते हुए चलना है। कुल मिलाकर आपको सबसे पहले यही पता होना चाहिए कि कॉन्सेंट्रेशन कहां से कहां तक घट रही है, किस प्रकार से घट रही है, और वहां पर हम डेल्टा साइन वाला यूज लेंगे फॉर्मूला या फिर डिफरेंशिएशन वाला लेंगे। तो जब आपको एवरेज रेट की बात कर रहा है और जहां पर क्या हो रहा है, एक टाइम इंटरवल दे रखा है, तो उस कंडीशन में आपको करना क्या है, उस कंडीशन में आपको करना है कि वहां पर आप डेल्टा वाला फॉर्मूला यूज लीजिएगा और उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना। और बस एक ये बात ध्यान रखनी है कि स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट अगर दे रखा है तो वो साथ में आएगा अगर आपको रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन की बात कर रहा है तो, है ना। ये अकेला इसने ये नहीं बोला है कि क्रिया कारकों के घटने की दर निकालनी है या उत्पाद के बनने की दर निकालनी है, इसने बोला है कि रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी है। तो रेट ऑफ रिएक्शन में तो हम स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट को साथ में लेते हुए चलते हैं। तो इससे आगे हम थोड़ा सा 11th में हमने जो एक टॉपिक किया था और जिसे हम द्रव्यनुपाती क्रिया नियम कहते हैं, मास लॉ मास एक्शन कहते हैं, तो वो देखेंगे। तो उसी के अकॉर्डिंग थोड़े से रेट के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं तो वो देखेंगे। हाँ, तो अगर हम इस टॉपिक की बात करते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन की, तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है? लॉ ऑफ मास एक्शन आपने 11th में पढ़ रखा होगा, जो हमारा टॉपिक है केमिकल इक्विलिब्रियम का, उसके अंदर। और यहाँ पर रेट से रिलेटेड काम में आएगा ये थोड़ा बहुत हमारे, तो ये हम देखते हुए चलेंगे। तो ये क्या कहता है, रूल क्या कहता है कि हमारे पास में कोई रिएक्शन दे रखी है, जैसे ए और बी टेंस टू क्या दे रखा है, पी। हम अगर किसी भी अभिक्रिया के लिए रेट निकालना चाहते हैं तो रेट किस पर डिपेंड करेगी? ये कहता है कि रेट उस पर डिपेंड करेगी कि हमारे पास में अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रिया कारक, जो भी क्रिया कारक है, एक क्रिया कारक है तो एक के लिए हम देख लेंगे, अगर दो क्रिया कारक है, दो से अधिक क्रिया कारक है, उनकी सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होती है ना। क्या कह रहा है कि हम ये देखते हैं कि हमारे पास ये रिएक्शन दे रखी है ए और ए, दस में बी और बी टेंस टू पी। ए क्या है, ए और बी, स्मॉल ए और स्मॉल बी की अगर हम बात करते हैं तो ए और बी यहाँ पर स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है, मतलब कि रसमीकरणितीय गुणांक है। और ए और बी ये जो कैपिटल है वो हमारे क्या है यहाँ पर रिएक्टेंट, और पी क्या है, प्रोडक्ट है। अगर इस रूल की बात करते हैं तो ये रूल किसके ऊपर डिपेंड करेगा? ये केवल क्रिया कारकों के ऊपर डिपेंड करेगा। अब क्रिया कारकों की किस चीज पर डिपेंड करता है? ये क्रिया कारकों का अगर आंशिक दाब दे रखा है, पार्शियल प्रेशर दे रखा है, या फिर उनकी कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो क्रिया कारकों की कॉन्सेंट्रेशन और या उनका पार्शियल प्रेशर है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो क्या कहता है ये रूल कि अगर हम किसी भी अभिक्रिया के लिए, जो ये हमें रिएक्शन दे रखी है, इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन निकालना चाहते हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी? ये होगी कि किसी भी अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रिया कारक, अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रिया कारक कौन कौन से हैं? ए और बी है। अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रिया कारकों की सांद्रता, क्रिया कारक ए है हमारा और एक क्या है, बी। क्रिया कारकों की सांद्रता को हम किसमें लिखते हैं? बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, या उनके सक्रिय द्रव्यमान। तो सक्रिय द्रव्यमान की टर्म्स है, हम यहाँ पर सांद्रता के रूप में ही लेते हुए चलेंगे, कॉन्सेंट्रेशन के रूप में ही लेते हुए चलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ हम जो भी टर्म्स यूज में लेंगे वो कॉन्सेंट्रेशन के रिस्पेक्ट में ही लेंगे। ये वैसे सक्रिय द्रव्यमान अलग टर्म्स होती है, ये आपको 11th में बताया जा चुका है। तो क्या कहती है? किसी अभिक्रिया में अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रिया कारकों की सांद्रता या सक्रिय द्रव्यमान, इसको हम बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे कि गुणनफल के, इन दोनों क्रिया कारकों के गुणनफल के समानुपाती होती है। समानुपाती का निशान लगा दिया हमने। अब इसके साथ साथ में क्या करना है कि आपको जो भी यहाँ पर स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट दे रखे हैं, रसमीकरणितीय गुणांक दे रखे हैं, तो जिसका है उसको उसके सर पर बिठा दीजिए। जैसे अगर ए का स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, ए है स्मॉल ए, तो ये ए के सर पर बैठ जाएगा। और बी है तो बी के क्या है, बी का बी,
तो ये बी के सर पे उठा दिया हमने। आपको पता है जब भी कोई समानुपाती का निशान हम हटाते हैं तो एक यहाँ पर हमारे पास में कांस्टेंट आएगा, और वो कांस्टेंट क्या रहेगा वो लिख देते हैं हम। जैसे ही हम समानुपाती के निशान को हटाएंगे तो हमारे पास में एक कोफिशिएंट आ जाएगा, यहाँ पर कांस्टेंट आ जाएगा, और वो हम मान रहे हैं के। ये हो जाएगा के ए की पावर में ए इंटू में बी की पावर में बी। क्या हो गया, किसी भी अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया की दर अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रिया कारकों के सक्रिय द्रव्यमान या उनकी सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होती है। तब जब कॉन्सेंट्रेशन की टर्म्स हम देख रहे हैं तब, है ना। तो ये नियम है वो किसके द्वारा दिया गया, इसका खोजकर्ता कौन था, तो गुलबर्ग वागे था। और क्या कह रहा है, इस नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रिया कारकों के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होती है। हमने यहां तक देखा अभी, या अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रिया कारकों के आंशिक दाब के गुणनफल के समानुपाती होती है। जब प्रेशर की टर्म्स लेते हैं तो वहां पर ये थोड़ा चेंज हो जाएगा, और वहां पर हम कॉन्सेंट्रेशन यूज में नहीं लेंगे, वहां पर क्या लेंगे, पार्शियल प्रेशर वो यूज में लेंगे। हम यहाँ पर देख लेते हैं आर हमारी क्या है, आर रेट है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। अगर हम ए और बी की बात करते हैं तो ए और बी क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर हम स्मॉल ए और बी की बात करते हैं तो ये स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, रस मिश्रणमितीय गुणांक है। और अगर हम के की बात करते हैं तो के यहां पर रेट कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट या हमारा दर नियतांक हो जाएगा। अगर हम इसकी बात करें कि हमारे पास में जो कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है ए की और बी की, वो दोनों इक्वल हो जाए। जब कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी कितनी हो जाए, तो ये हम मान लेते हैं, इसको हम यूनिट मान लेते हैं, कितनी है ये 1 है, इकाई हो जाए। उस कंडीशन में क्या होगा, इसके फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे हम, तो R इक्वल टू ये बन जाएगा K, R इक्वल टू K, और A की वैल्यू कितनी है हमारी 1 की पावर में A इंटू में 1 की पावर में B। किसी की भी पावर अगर हमें दे रखी है, क्या बनी है, R इक्वल टू K 1 की पावर A इंटू में 1 की पावर में B। 1 की पावर चाहे कितनी भी हो वो कितनी रहेगी, 1 रहेगी। तो हमारे पास ये बन जाएगा R इक्वल टू K। हम कह रहे हैं कि जब भी किसी भी अभिक्रिया के अंदर जो हमारे रिएक्टेंट दे रखे हैं उनकी जो कॉन्सेंट्रेशन है, अगर उनको हम इकाई कर देते हैं, उनको 1 मान लेते हैं, तो उस कंडीशन में अभिक्रिया की दर किसके बराबर होती है, दर नियतांक के बराबर होगी। इसके बाद में इसी रिएक्शन के लिए हम आगे देख रहे हैं। इस रिएक्शन की अगर हम बात करें और इसी रिएक्शन के लिए हम आंशिक दाब का पद देखें, मतलब कि प्रेशर की टर्म्स में ये रिएक्शन लिखनी हो तो किस प्रकार से लिखी जाएगी, तो हम कह रहे हैं किसी अभिक्रिया में अभिक्रिया की दर अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रिया कारकों के आंशिक दाब के गुणनफल के समानुपाती। क्रिया कारक हमारे कौन से, ए, तो ए का आंशिक दाब पीए इंटू में बी का आंशिक दाब पीबी। ए का आंशिक दाब है और बी का आंशिक दाब है के समानुपाती होगी। किसी भी अभिक्रिया में अभिक्रिया की दर अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रिया कारकों के आंशिक दाबों के गुणनफल के समानुपाती होती है। तो हमारे पास में ए रिएक्टेंट और बी रिएक्टेंट है। इसके साथ में इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जरूर लगाने हैं आपको। तो ए का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ए और बी का बी। समानुपाती निशान को हटा दीजिएगा। R इक्वल टू के
और ये बन जाएगा पी ए की पावर में ए इंटू में पी बी की पावर में बी। हमारे पास में ये बन गया है। यहां पर अगर हम देखते हैं तो हमारा आर तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन और के रेट कांस्टेंट हो जाएगा। पी ए की अगर हम बात करें पी ए तो ये हो जाएगा ए का आंशिक दाब और अगर हम बी की बात करें तो पी बी हो जाएगा हमारा बी का आंशिक दाब। तो ये आप नोट कर लीजिएगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इसके ऊपर क्वेश्चन बनेंगे, वो हम आगे वाली क्लास के अंदर देखेंगे। थैंक यू।